आज का लेक्चर बीकॉम थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स के रेफरेंस में होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ कि गोरखपुर की यूनिवर्सिटी के अनुसार जो भी गोरखपुर के कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, उनके बीकॉम थर्ड ईयर की जो डेट शीट है वो आगे बढ़ा दी गई है। मार्च में मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रिपरेशन को रोक दें। सो विद दैट बीइंग सेड, चैप्टर 6 के नोट्स बनवा दिए थे। चैप्टर 6 जो कि बात करता है आपका ऑडिटर्स सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट के बारे में। देखो, चैप्टर बड़ा सिंपल है क्योंकि चैप्टर में तुम्हें इतना समझना है कि ऑडिटर जो चीज़ पूछी जाती है, पढ़ने को तो सब पढ़ सकते हैं, इसमें से पूछा क्या जाता है, ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वो कितने तरह की होती है ये पता होना चाहिए। इसमें से एक रिपोर्ट के बारे में पूछेगा अगर, तो वो कंपलसरी में जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा रिपोर्ट के बारे में पूछता है तो वो ऑप्शनल में आएगा, मगर उसका जो वेटेज रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा। नोट्स दिखाओ, कितने पेज के नोट्स बने इसके? बहुत बड़े यार, बहुत ज़्यादा नोट्स हैं इसके। सब समझते हैं। अभी देखो, सबसे पहले ऑडिटर रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है। ऑडिटर रिपोर्ट की मीनिंग ऐसे समझो, नॉर्मली रिपोर्ट कार्ड की मीनिंग क्या होती है कि बच्चे ने इस पूरे साल में कैसी परफॉर्मेंस दी, उसने कितना स्कोर किया, उस बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, वो होता है एक नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड। कि भाई अगर मान लो इंग्लिश, हिंदी, मैथ मान के चलो 3 सब्जेक्ट है, बच्चे ने सब में 70 अबव अगर अचीव किए तो हम 70 अबव एक अच्छा नंबर मानते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे की रिटेंशन पावर 70% कम से कम है। अगर वही स्टूडेंट, अगर वही कोई बच्चा 40% या उससे कम लाता है तो हम उससे एक बेकार रिजल्ट मानते हैं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में तो आधा कंसेप्ट भी नहीं रिटेन है, वो पूरा क्या करेगा रिटेन। ठीक उसी तरह कंपनी की भी रिपोर्ट बनती है। बच्चे की रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं उसके टीचर्स, तो कंपनी के रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं ऑडिटर्स। कंपनी की रिपोर्ट कार्ड क्यों बनानी है? क्योंकि कंपनी उठाती है पब्लिक से पैसा, और अगर कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है तो ये बात समझने वाली है कि सरकार का यहाँ पे इंटरवेंशन रहेगा, हस्तक्षेप रहेगा, क्योंकि आप पब्लिक को यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस से इन्वाइट कर रहे हो। What is prospectus? Prospectus is an invitation to the general public to come and invest in the company. Prospectus में कहीं आपने कोई झूठे वादे नहीं किए, कहीं आपने कोई रूल तो नहीं तोड़ा, कहीं आपने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो आपकी कंपनी करने में सक्षम ही नहीं है। ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन एक ऑडिटर द्वारा उसकी ऑडिट रिपोर्ट में किया जाता है। इस चैप्टर के व्यू पॉइंट से 2 सेक्शन कंपनीज एक्ट के चुनिंदा सेक्शन हैं, उसमें से 2 सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्या बात करते हैं अभी आगे समझेंगे। बस ये याद समझ लो कि इस चैप्टर के रेफरेंस से इन सेक्शन नंबर को अगर हम कोट कर देते हैं तो हमें एक्स्ट्रा नंबर मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट के बारे में। पहले इस रिपोर्ट का बैकग्राउंड ले लो। देखो, ये जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, AR हम इसे कह रहे हैं फिलहाल, ये प्रेजेंट कहाँ की जाती है? रिपोर्ट कार्ड, नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड बच्चे के पेरेंट्स को PTM में प्रेजेंट करते हैं, बस वहाँ टीचर का काम खत्म हो जाता है। वहाँ फिर बच्चे के पेरेंट्स का काम है घर जाके उसको कितना पीटना है, किससे पीटना है। ऑडिटर रिपोर्ट में सबसे पहली बात हम प्रेजेंटेशन इसकी करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। एक तरह से ये समझ लो कि एनुअल जनरल मीटिंग का जो मेन मोटिव है, अल्टीरियर मोटिव है, केवल 2 है। ऑडिट रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन और डिविडेंड का डिक्लेरेशन। किसके सामने प्रेजेंट करना है, मतलब हु इज देयर टू वेरीफाई या फिर अप्रूव दी ऑडिट रिपोर्ट। अप्रूव नहीं कह सकते, बेसिकली कहते हैं किसको इंटरेस्ट है जानने में, हमारे शेयर होल्डर्स। ये चीज़ ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ने से पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए।
अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये एक समरी होता है, सारांश होता है। कंपनी ने साल भर में कितने ट्रांजैक्शंस किए, क्या वो ट्रांजैक्शंस वायबल हैं, क्या उन ट्रांजैक्शंस में कोई ऐसी बात कंपनी ने छिपाई थी जो ऑडिटर को इम्पॉर्टेंट लगी, उसने जाहिर की। ये सारी चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट में लिखवाई जाती हैं। सेक्शन 143(2) और 143(3) सबसेक्शन कंपनीज एक्ट का क्या कहता है कि ऑडिटर की ये ड्यूटी होती है कि मेंबर्स को जो रिपोर्ट ड्यूटी है, समझना यहाँ पे, उसकी ये जिम्मेदारी है। मतलब अगर वो ये नियम नहीं फॉलो करता है, क्योंकि ये नियम कंपनीज एक्ट ने उसको फॉलो करने को बोला है। क्या नियम है कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट बैलेंस शीट और पीएल को ध्यान में रखकर ही बनानी है। आपने सारी सब्सिडरी बुक चेक कर ली, जर्नल चेक कर लिया, लेजर चेक कर लिया, बोला अब तो सब कर लिया, अब क्या करेंगे पीएल वगैरह चेक करके? नहीं, यू कैन नॉट डू दिस। योर ऑडिट रिपोर्ट हैज़ टू हैव द वेरिफिकेशन ऑफ पीएल ऑल्सो एंड बैलेंस शीट ऑल्सो। ये 143 सेक्शन यही बेसिकली यही बात बोलता है। 143 पीएल के बारे में बोलता है, 143(3) बैलेंस शीट के बारे में बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें एक चीज़ जो तुम्हें सारी किताबों में लिखी होगी, कहते हैं कि ऑडिटर का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू हिम इज़ द बेस्ट ऑडिट रिपोर्ट। मतलब ऑडिट के कुछ साल बाद कहीं कोई गलती पकड़ में आ गई तो आप ऑडिटर को नहीं उठा के ले आओगे। ऑडिटर अपनी सत्यता के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, मगर वो गारंटी नहीं लेता है। रिपोर्ट हमने बनाई पर हम गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो मतलब किसी भी छोटी बड़ी चीज़ के लिए जब तक ये वेरीफाई ना हो कि गलती ऑडिटर की थी, ऑडिटर ने जानबूझ के इस गलत काम को आगे सैंक्शन होने दिया, तब तक ऑडिटर को बिना मतलब, अगर कंपनी 10 साल बाद फ्रॉड कर दिए तो आप 10 साल पुराने ऑडिटर को उठा के नहीं ला सकते। अब तो देखो बहुत कानून सख्त हो गया। 2014 से पहले इतने घोटाले होते थे कंपनियों में, इतने ज़्यादा, और ऐसा कोई घोटाला नहीं जिसमें ऑडिटर इन्वॉल्व ना हो। तुम खुद सोचो, अगर ऑडिटर मना कर दे साइन करने पे ऐसी जगह से, तो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनेगी, डिस्क्लेमर बन जाएगा, और डिस्क्लेमर बन जाएगा तो इन्वेस्टर समझ नहीं जाएगा, बिल्कुल समझ जाएगा, तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं करेगा ऐसे कंपनी में। बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने घोटाला किया है, घपला किया है, सरकार के बंदे, अब जो सरकार वाले पकड़ा रहे हैं अच्छे से, वो सब निकल लेते थे। फंसता कौन था? उनका सीए, और वही मुंह खोलता था सारा। तो उसको ये हो जाता था कि भैया हम फंसे तो तुम्हें क्यों छोड़ेंगे। ये हो गई पूरी मीनिंग जो मैंने लिखवा रखी है ऑडिट रिपोर्ट की। अब अगले नोट्स पे बढ़ते हैं, जो मेरे लिए ऑडिट के 8 चीज़ों पर जिनमें आपने ध्यान देना, मतलब ऑडिट की 8 चीज़ों पर जो ध्यान देना है, ये आप या तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में समझ लीजिए, या उससे बेटर है आप कह सकते हो एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ईदर ऑफ टू विल बी करेक्ट। देखो पहली चीज़ क्या है, ऑडिट रिपोर्ट एक समरी है, सारांश है। वो डेटा को मैक्सिमम लेवल तक कॉम्प्रिहेंडेबल, मतलब समझने योग्य बनाता है। आपको पूरा लेजर प्रेजेंट करके वो नहीं देगा। हाँ, मगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ जो इम्पॉर्टेंट है, मान लो कंपनी हज़ार में डील करती, एक ट्रांजैक्शन, एक ऑर्डर 50 लाख का आया, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर को अपने द्वारा निकाले गए कंक्लूजन्स के बारे में डिस्कस करता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जितना ज़्यादा उसका वर्क एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज़्यादा वो पर्सन बेटर रिपोर्ट जनरेट कर पाएगा। पर एक्सपीरियंस कैसे आएगा? कहीं तो किसी पॉइंट पे तो ही विल हैव टू स्टार्ट ना, एंड देन द एक्सपीरियंस विल काउंट ऑन एंड इट विल कीप ऑन एडिंग। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ऑडिट रिपोर्ट एक गारंटी नहीं वो दे रहा है, ही इज़ जस्ट गिविंग हिज बेस्ट एंड ट्रू ओपिनियन। वो ओपिनियन इन्वेस्टर्स को, ये नहीं है कि उसके ओपिनियन के बेसिस पे इन्वेस्टर ने निवेश किया और कल को निवेशक को नुकसान हो जाता है तो वो ऑडिटर को बोले तुम पढ़े थे ऑडिट रिपोर्ट तभी हम चरमरा गए थे तुम्हारा रिपोर्ट पढ़ के। यू कैन नॉट से दिस। उसने अपनी ओपिनियन जाहिर की, आप उसकी ओपिनियन मानो या मत मानो, इट इज़ अप टू यू। तीसरी बात है, ऑडिटर अपने रिपोर्ट्स में कुछ ऐसे सजेशन देता है जिसके द्वारा कंपनी अपनी
रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग को बेटर बना सकता है। देखो ये ऑडिटर का मॉरल ड्यूटी हो जाता है। मॉरल ड्यूटी जैसे तुम मान लो इफ़ यू आर इन अ टीचिंग करियर, तो आप अगर किसी भी बच्चे के, मान लो आप अकाउंट्स पढ़ा रहे हो, अब अकाउंट्स में आप इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहे हो कि ग्रामर देखोगे, फिर भी अगर किसी बच्चे की स्पेलिंग गलत होती है तो यू बीइंग अ टीचर एक मॉरल ड्यूटी होती है कि करेक्ट करो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तो अकाउंट्स की चुट लिखने दो गलत, इंग्लिश अकाउंट्स तो अच्छा करे, नहीं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यही ऑडिटर का काम होता है। अगर आप देख रहे हो कि कंपनी नासमझी में, नादानी में कोई गलती कर रहे हैं कंपनी के प्रोफेशनल्स, तो यू कैन करेक्ट देम कि देखो इसको रिपोर्ट ऐसे नहीं, ऐसे रिपोर्ट किया जाता है, दैट थिंग कैन बी डन। यही है, सजेशन देता है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर की सिग्नेचर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑडिटर की सिग्नेचर ही ऑडिट रिपोर्ट की सत्यता होती है। देखो कोई भी डॉक्यूमेंट एज अ एविडेंस सर्व करते हैं। मान लो तुमने बोला कि मैं अभी अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली हूँ, डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स तो वहीं पे हैं, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, मगर आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट की जो सिग्नेचर होती है ऑडिटर की, वो उस रिपोर्ट की सत्यता होती, उस वैलिडिटी होती है। इस वैलिडिटी से कोई एस्केप नहीं कर सकता। और अगर किसी ऑडिट रिपोर्ट पे ऑडिटर की सिग्नेचर नहीं है तो इन्वेस्टर को वहाँ सावधान हो जाना है। और मान लो अगर ऑडिटर ही भूल गया साइन करना, तो वो ऑडिट रिपोर्ट इनवैलिड है, ना तो वो तुम प्रेजेंट कर पाओगे आरओसी के सामने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एजीएम मतलब शेयर होल्डर के अलावा एक और बंदा है जिसको ज़रूरत है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। तो यदि तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट पे ऑडिटर का सिग्नेचर नहीं है, वो रिजेक्ट कर देगा, वो बोलेगा काहे की ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज, ऑडिट का रिपोर्ट ट्रू नहीं, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है, ट्रू और क्वालिफाइड दोनों हो सकता है। ट्रू और क्वालिफाइड का क्या मतलब है, ये भी आगे सीखेंगे क्योंकि पूरा डेफिनेशन लिखवा रखा है इस पर। अंतिम बात लिखिए कि ऑडिट की रिपोर्ट इस बात की गारंटी नहीं होती कि ऑडिटर पूरी तरह से कंपनी को किसी भी गलती से मुक्त कर रहा है। कल को कंपनी अगर गलती करती है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल वाले, आप अभी देखो गोरखपुर में क्या ट्रेंड चलता है, कोई भी बच्चा स्कूल ड्रेस में अगर पब्लिक रिक्रिएशन सेंटर्स पे जाना चाहे, मतलब रेस्टोरेंट में, शॉपिंग मॉल्स में, पार्क में, जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिटी मॉल वगैरह हो गया, तुम्हारा ओरियन हो गया, वो वहीं उसको मना कर देते हैं सिक्योरिटी गार्ड। क्योंकि हमारे गोरखपुर में एक नियम चल गया है अब कि कोई बच्चा अपनी कॉलेज ड्रेस या स्कूल ड्रेस में स्कूल के अलावा कहीं नहीं दिखना चाहिए। ये चीज़ कॉलेजेस और स्कूल्स ने भी कंपलसरी कर रखी है और ये चीज़ सारे पब्लिक कम्युनिटी सेंटर्स में भी कंपलसरी है। हॉस्पिटल्स वगैरह की बात अलग है भाई, वहाँ तो कोई घूमने फिरने नहीं जाएगा ना, वहाँ तो इमरजेंसी। मगर मूवी थिएटर हो गया, आपका शॉपिंग मॉल हो गया, आपका पार्क हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, दे डोंट इवन एंटरटेन। ऐसा क्यों कर दिया गया है? ऐसा इसलिए कर दिया गया है क्योंकि कॉलेज के बाद वो स्टूडेंट क्या कर रहा है उसकी गारंटी लेके थोड़ी कॉलेज बैठेगा। 2000-3000 बच्चे हैं, अगर कोई एक बच्चा, कोई एक लड़का लड़की को भगा ले जा रहा है और उसने पहन रखा है हमारे कॉलेज का ड्रेस, तो कॉलेज के प्रिंसिपल को पकड़ो कि तुम उकसाए थे उसको भगाने को। अरे वो क्यों भगाएगा, उसको तो क्या ही पता। तो ये चीज़ क्या है, ये उस कॉलेज ने अपने को इस लाइबिलिटी से मुक्त कर दिया कि भाई हमारे कॉलेज आने के बाद वो क्या करता है कॉलेज से जाने के बाद, दैट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक उसी तरह यहाँ लिखा गया है कि ऑडिटर के सिग्नेचर ऑडिटर की ऑडिटिंग इस बात की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी कंपनी कुछ गलत नहीं की है या पास्ट में कुछ गलत नहीं की होगी। वो ऑडिटर का महज ओपिनियन है, उसकी राय है जो उसने अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके सामने प्रेजेंट किया है। ये 6 एलिमेंट्स थे। अब इन एलिमेंट्स के बाद हम बढ़ते हैं कंटेंट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट पे। कंटेंट का क्या मतलब होता है? देखो अगर कंटेंट्स की हम बात करते हैं, कंटेंट
कंटेंट्स का मतलब ये होता है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। जैसे जो रीलर होते हैं इंस्टाग्राम वाले, और उनको अब इंस्टाग्राम रीलर बोलना एक रोस्ट वाली चीज़ लगती है ना। तुम्हारे सामने कोई बोले कि और क्या कर रही थी, तो भाई मैं रील्स बना रही थी, तुरंत दिमाग में एक ना दो कमेंट आ जाएगा, हाँ और किस लायक हो ही तुम। मगर अगर वो बोले कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, 2 मिनट मगर बात वही है। अगर कचड़े को गार्बेज कह दो तो वो कुछ बड़ी खूबसूरत चीज़ नहीं बन जा रही कि शेजवान के साथ सर्व की जाए, है वो कचड़ा ही। कंटेंट का मतलब किसी भी चीज़ का सब्जेक्ट मैटर। अच्छा, इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चलता है हार्ट टचिंग वीडियो। वो कुछ भी दिखाते हैं वो लोग, कुछ भी चीज़ पे हार्ट टचिंग वीडियो। कोई उसके ठेले में बिना पैसा दिए जा रहे तो एक आके पैसा दे देगा, उसका हार्ट टच हो गया। कोई चोरी कर रहा है तो वो चोर को नहीं रोकेगा, जिसका पैसा उसको लाके, अरे तुम देख रहे थे तो चोर को रोकते ना कि चोर चोर नहीं, वो चोरी कर रहा, ओके बाय, उसका भी चोरी कर लिया, अपने पर्स से पैसा दे रहे हैं। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ये सब की चीज़ कभी लगाना मतलब। अब हम बात करते हैं ज़रा हमारे कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमारा ऑडिटर रिपोर्ट किन चीज़ों को अपनी कंटेंट लेके चलता है। देखो, सबसे पहली चीज़ उसको ये बतानी होती है कि तुम रिपोर्ट में, आई थिंक शी हैज कम, स्टूडेंट्स हैव कम सो, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। मतलब एक ऑडिटर को उसके ऑडिट रिपोर्ट में लिखने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसकी प्राप्ति कहाँ से हुई, पहला कंटेंट ये आता है। अदर वन, अगर ऑडिटर के हिसाब से कंपनी ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में कहीं से कोई मिस्टेक थी, क्लोज द डोर, जिससे ऑडिटर वेरीफाई नहीं कर पाया, तो ऐसे में ऑडिटर को अपनी बात जाहिर करनी पड़ेगी। क्लोज द डोर, पुट द लैच। देखो इसका क्या मतलब है। मान लो ऑडिटर जो बुक ऑफ अकाउंट ऑडिट करना चाहता था उसको वो एलिमेंट्स नहीं मिले, तो कहाँ कहाँ वो ऑडिट नहीं कर पाया उसको ये बताना पड़ेगा। अच्छा, क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो इन चीज़ों को नहीं बताएगा कि मुझे इन इन जगहों पे ऑडिट करने को नहीं मिला, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स तो ये समझ लेंगे कि हाँ ये सारी ऑडिटिंग के बेसिस पे इतनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट जनरेट कर रखी है। इफ़ दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट द ऑडिटर शुड स्टेट। नंबर 3 पे आपने लिखा है अगर कंपनी की अदर ब्रांचेस हैं तो ऑडिटर को ये बात बतानी पड़ेगी कि क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट कंसोलिडेटेड है या अनकंसोलिडेटेड है। कंसोलिडेटेड मतलब क्या उसमें और ब्रांचेस के ऑडिट रिपोर्ट भी मिश्रित हैं, या फिर अनकंसोलिडेटेड मतलब कि केवल उस ब्रांच का, मतलब बिलोंगिंग टू द मेन ऑफिस या जो भी ऑफिस का आप ऑडिट कर रहे हो, केवल वो ब्रांच को लेकर तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट है, ये भी जाहिर करना पड़ेगा। चौथे कंटेंट पे आते हैं, क्या उसे बताना होता है। अगर ऑडिटर अन्य कोई ऑब्जर्वेशन उसने कंपनी में देखी और उस पर वो कमेंट करना चाहता है, क्यों कमेंट करना चाहता है, क्यों ऑडिटर अपने रिमार्क्स देना चाहता है। देखो, ऑडिटर का काम ही यही है कि ऑडिट रिपोर्ट को जितना प्रत्यक्ष और सही हो सके प्रकट करे। अगर ऑडिटर को लग रहा है कि उसके इतने 4 या 5 लाइन के रिमार्क से शेयर होल्डर और इन्वेस्टर की बहुत सहायता हो जाएगी, तो ऐसे केस में उसको रिमार्क्स देना चाहिए। जैसे मान लो हो सकता है कि कंपनी की एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो, मतलब कंपनी एक केस लड़ रही है, चांसेस हैं कि कंपनी वो केस हार जाए, और ऐसे में कंपनी को 50 लाख का मुआवजा देना पड़े, पर ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के नीचे लिखा होगा। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया है तो ऑडिटर यहाँ रिमार्क कर सकता है।
Since the company has a contingent liability of a case being filed of rupees 50 lakh, there are higher chances of the company losing and to pay the compensation of 50 lakh. 4 से 5 लाइन लगी, मगर इन्वेस्टर को एक दृष्टिकोण मिल गया कि अगर तो कंपनी एक्चुअली में ये केस हारती है, मुआवजा देगी, वो दिक्कत नहीं है, कंपनी की इमेज खराब होगी और इमेज खराब होगी तो उसके शेयर प्राइजेस भी गिरेंगे और शेयर प्राइजेस गिरेंगे तो हमारी डिविडेंड गिरेगी, डिविडेंड गिरेगी तो ईपीएस गिरेगी। क्लियर है? ये था कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब हम आ जाते हैं कंटेंट्स के बाद कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कंपोनेंट्स का देखो मतलब क्या होता है, इधर साइड का कवर हो रहा है, देखो स्टूडेंट्स, आपने ज़रूर अपने स्कूल टाइम पे लेटर लिखा होगा प्रिंसिपल को, जहाँ पे आप 2 दिन की छुट्टी के लिए भीख मांगते थे। एप्लीकेशन, आई बेग यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई विल बी थैंकफुल। हमारे स्कूल में तो मतलब थैंकफुल फॉर माई लाइफ लिखवाया जाता था। 2 दिन की छुट्टी के लिए हम लोग प्रिंसिपल के जीवन भर के ऋणी बने रहते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हो सकता है अगर वो 2 दिन प्रिंसिपल साहब छुट्टी नहीं देते तो बच्चे ट्रांसपोर्ट हो सकते थे ऊपर। अब ऐसा लेटर जब आप लिखते थे तो आपके लैंग्वेज की टीचर बताती थी, देखो यहाँ पे डेट लिखना, यहाँ पे एड्रेस लिखना, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, गुड मॉर्निंग, इसी से शुरू होता था। काफ़ी बच्चे माय डियर सर लिख देते थे तो उनको डांट भी पड़ती थी। रिस्पेक्टफुली आई, देखो इसको रटा हुआ है, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ बेगर एंड एवरीथिंग, आई एम सफरिंग फॉर फीवर। बहुत होता था, मगर उसमें एक चीज़ तुम लोगों को क्यों याद रह गई, क्योंकि टीचर्स रटवा देती थी। स्टार्ट होना है आपके एड्रेस से, फिर पढ़ती थी डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन मतलब हेलो सर, ग्रीटिंग्स। हालांकि आज के टाइम पे फॉर्मल फील्ड में रिस्पेक्टेड सर वगैरह नहीं लिखते लोग, हेलो सर कॉमा ग्रीटिंग्स इतना लिख के शुरू हो जाते, और अंतिम में बताया जाता था कि हाँ भाई, इफ़ यू हैव पुट द एंटायर थिंग इन द लेफ्ट साइड देन थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली विल कम टू द राइट साइड। हाँ, अगर सैल्यूटेशन लेफ्ट जाता था तो ये लेफ्ट आ जाता था, और पहले बच्चे अपना सिग्नेचर नहीं करते थे, मगर ज़माने के साथ 10 साल बाद बच्चे काफ़ी शातिर हो चुके हैं तो उनसे अपना सिग्नेचर करवा लिया जाता है। ये कंपोनेंट था उस लेटर का। तो तुम ऑडिट रिपोर्ट भी एक कंपोनेंट में प्रेजेंट करोगे। एक चिट पे लिख के दिख दिए, ये लीजिए ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हो कि शेयर होल्डर को प्रेम पत्र दे रहे हो। एक तरीका है ऑडिट के रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का। अच्छा, अगर हम ही ऑडिटर हैं, हम नहीं तरीका फॉलो करना चाह रहे, कौन क्या बिगाड़ लेगा? कोई कुछ नहीं, आरओसी ही मना कर देगा कि तुम यार ऑडिट रिपोर्ट बनाने के काबिल ही नहीं हो, जाओ दोबारा से फाइनल का एग्ज़ाम दो तुम सीए में। फाइनल सीए जो वो सारी चीज़ें होती हैं ना, फाइनल में बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। वो एक बड़ा फिक्स्ड फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं। वही फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। सबसे पहली चीज़ जो कंपोनेंट्स में आपका आता है कितने कंपोनेंट्स लिखवाए मैंने? अच्छे खासे लिखवाए। टाइटल, टाइटल यानी कि शीर्षक। टाइटल क्या जाएगा स्टूडेंट्स? टाइटल सिंपल जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ABC लिमिटेड फॉर दी PY, नहीं फाइनेंशियल लिखेंगे, इनकम टैक्स पढ़ा रही थी सुबह से, PY AY याद है। फॉर दी FY फाइनेंशियल ईयर 1 April 22 to 31 March 23 प्रिपेयर्ड बाय CA फलाना ढिमका जी, मान लो अगर CA का नाम ऐसा है, ये टाइटल होता है। जब एक बार उसके नीचे CA फलाना ढिमका जी, फलाना ढिमका का नाम भी कोई नहीं देख रहा है, CA देख लेगा आदमी, तब वो आगे बढ़ना शुरू करेगा। अच्छा, टाइटल के बाद आता है एड्रेसी। एड्रेसी का मतलब क्या है? CA फलाना ढिमका जी का एड्रेस दे दो, हूँ नहीं,
उसका एड्रेस क्या करोगी? ऑडिट रिपोर्ट होगा उसके घर पहुंच जाओगी, गलत लिखे हो तुम। एड्रेसी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स का एड्रेस। 1000 अगर शेयर होल्डर्स हैं तो तुम 1000 शेयर होल्डर्स का एड्रेस, तो ऑडिट रिपोर्ट क्यों बना रहे हो? फोन की डायरेक्टरी बना लो ना फिर। कंपनी का एड्रेस क्यों? कंपनी का एड्रेस क्यों डालना है? कंपनी में अगर शेयर होल्डर आके बैठे तो इसका मतलब है ना उनको एड्रेस पता है। तुम्हें आके बैठी और हम पूछे कहाँ आई हो, पता नहीं, बस नींद में आके बैठ गए थे, तो फिर ये एड्रेस ही क्यों लिखा है? अच्छी ड्रेस पहन के आनी है आपको। एड्रेसी का मतलब होता है हम जिसको एड्रेस कर रहे हैं। हमारी स्पीच सुनने जो लोग आए, बचपन में हिंदी एलिक्यूशन, इंग्लिश एलिक्यूशन होता था, क्या बोलते थे? गुड मॉर्निंग मैम एंड माय डियर फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी बच्चे माय डियर चिल्ड्रन बोल देते थे। काफ़ी बच्चे, मेरे स्कूल की खुद बात है, मेरा 6th-7th में हिंदी एलिक्यूशन था, तो मेरे साथ वाली लड़की कही गुड मॉर्निंग मैम, टीचर्स एंड माय डियर चिल्ड्रन। इतनी कॉन्फिडेंस से प्रिंसिपल मैम भी अपने बच्चों को बच्चा नहीं मानती थी जितने, उसके बाद वो बेचारी शाई हो गई, उसका पूरा एलिक्यूशन खराब हो गया। तो खैर यहाँ एड्रेसी का यही मतलब है, जो आपको सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है आपको? कोई भी, हम आपको सुन रहे हैं। एड्रेसी हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। तो डायरेक्टर्स तो या तो 3 होंगे या 7 होंगे, उनका नाम आप बोल सकते हो। डायरेक्टर फलाना ढिमका जी, डायरेक्टर ऑगी जी, डायरेक्टर एंड द कॉकरोचेस जी, डायरेक्टर डोरेमोन जी, बोल सकते हो। एड्रेसी मतलब जो व्यक्ति को हम एड्रेस कर रहे हैं, सुना रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में देखो, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। जब सीए के दिनों में मैं ऑडिट की पढ़ाई करती थी, ऑनलाइन पढ़ती थी, एलीट कॉन्सेप्ट्स के सीए राज अग्रवाल थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। पर ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जहाँ पढ़ाने वाला समझाने के लिए बच्चों को इतनी कहानियाँ सुना सकता है कि बच्चे को बुक खोलना ही ना पड़े। वो कहानियों के ज़रिए ही याद रख लेगा क्या क्या कंसेप्ट। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये मुझे अपने टाइम का प्रैक्टिस नहीं याद है, मुझे याद है वो जो मैंने कहानियाँ सुन रखी थी अपने टीचर से। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या बोलेगा ऑडिटर? कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देगा। ऑडिटर को इंट्रोडक्शन देना होता है कि वो उसकी अपनी एक्सपीरियंस क्या है, उसका अपना एक्सपोजर क्या है, वो सारी चीज़ें वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताता होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। उसने जिस बुक की अकाउंटिंग की, ओके, दी अकाउंट्स which have been audited, उसको पूरा वो विवरण देना पड़ता है। जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, बुक ऑफ अकाउंट्स में पीएल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो चीज़ों के आधार पे उसने निर्णय लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडिटर का ख़त्म हो जाता है। ये कंपोनेंट्स 4 चीज़ें आई, टाइटल, एड्रेसी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और किन चीज़ों के बेसिस पे उसने ये ऑडिट की रिपोर्ट बनाई है। आगे हम इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कल कवर करेंगे। इज दैट ओके?